दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को अच्छी तरह के समझा जाए कि कैसे प्रश्न अभी तक के पूछे गए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि किन किन टॉपिक्स से प्रश्न आते हैं और किस तरीके के किस लेवल के प्रश्न आते हैं। तो इसी क्रम में हमने जो आज के क्वेश्चंस रखे हैं वो होंगे आपके सीटेट 2018 का सॉल्व पेपर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। लाइव जितने भी लोग जुड़े हैं इस क्लास में उन सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, जब आपको लगे कि ये वीडियो आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिली है, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। 2018 में सीटेट की परीक्षा एक ही बार हो पाई थी और 2017 में परीक्षा नहीं हुई थी। तो ये 2018 का पेपर अब आप सॉल्व करने जा रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है आपके सामने, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उम्मीद करते हैं आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल साफ दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की बच्चे की क्षमता जीन्स यानी जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। हमने आपको ट्रिक वाले वीडियो में क्या बताया कि अगर कहीं ऑप्शन में मिलता है पूरी तरह से, हमेशा, केवल, तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है पूरी तरह से, ये हो गया गलत। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के लिए किसी भी जन्मजात विकार को दूर करता है। यहाँ पे भी क्या लिखा है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब बात यहाँ पे की जा रही है आनुवंशिकता और पर्यावरण की, और पूछा क्या जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में ये पूछ रहा है कि कथन सत्य है या फिर कथन सत्य नहीं है या फिर कथन गलत है। इसको पहले आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिलेगा पहले प्रश्न के लिए कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और अन्य कुछ पहलू पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की ही भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको उत्तर मिला ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ये प्रश्न बहुत ज्यादा लोग गलत करते हैं। यहाँ पे नाम लिखा है जीन पियाजे का, इनके अनुसार ही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल बात सही है। 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने, और वैसे भी आप जानते हैं कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, एक निश्चित क्रम से। दर अलग अलग होती है लेकिन एक ही क्रम को फॉलो करता है। सिरा पदाभिमुख सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार कौन सा कथन गलत है। कहा नहीं जा सकता मतलब गलत है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये बात सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यहाँ पे अधिगम होगा। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो ये 3 स्टेटमेंट पियाजे के ही हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता तो है, लेकिन जीन पियाजे इस बात को नहीं मानते, जबकि थॉर्नडाइक का यही कहना है। आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक ने नियम दिया, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। जीन पियाजे नहीं मानते इस बात को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ आंसर ही नहीं, अब आपको यहाँ पे 3 बातें और पता चल गई। पियाजे के अनुसार 3 बातें यहाँ पे जो सही हैं ये भी पता चल गई। मान लिया अगली बार आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है, 4 ऑप्शन दे दे और नीचे कूट दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि पियाजे के अनुसार विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। एज इट इज क्वेश्चन आया है, ये डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है और आपसे पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक है। और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बात सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन पियाजे के संबंध में सही है। अभ्यास की बात पियाजे नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। बहुत ही ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है पियाजे का, बहुत लोगों का गलत हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे की, उसकी एक विशेषता नहीं है, उसकी एक सीमा नहीं है, उसका एक दोष नहीं है, ऐसे समझिए आप। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम्मन्यता, अनुत्क्रमणीयता मतलब इरिवर्सिबिलिटी। जैसे बच्चे को ये पता है कि बर्फ से पानी बन जाता है, लेकिन पानी से फिर से बर्फ बन जाए ये बच्चा नहीं समझ पाता, ये होता है इरिवर्सिबिलिटी
इरिवर्सिबिलिटी का गुण। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे प्रतीकात्मक विचार का विकास। ये जो है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक लिमिट नहीं है, एक सीमा नहीं है। ठीक है, बाकी जो है ये एक लिमिटेशंस हैं। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अहमन्यता, अनुत्क्रमणीयता। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति का मतलब है कि बच्चे को अगर आप कोई चीज़ दिखाते हैं तो उसका एक ही सेंटर पे उसका ध्यान रहता है। जैसे आप मान लिया कोई पेन दिखाएं, ठीक है, तो अगर वो पेन का कलर देख रहा है तो कलर ही देखेगा, साइज, पेन कैसा लिखता है, पेन का क्या है, बाकी कितना लंबाई है, कैप लगा कि नहीं, बाकी चीज़ें वो नहीं देखता है, सिर्फ वो पेन का कलर ही देखेगा। ऐसे ही अगर वो कलर के बजाय बाकी चीज़ों को देखेगा तो फिर कलर नहीं देखेगा, मतलब एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसका आंसर यही होगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न देखिए, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। खेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो खेल खेलते हैं, बिल्कुल शरीर का रोल रहता है, शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। उनकी इंद्रियाओं को उत्तेजित करता है, बात बिल्कुल सही है, इंद्रियां एक्टिव रहती हैं बच्चे की। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या फिर वे नए कौशल हासिल करते। के अलावा मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जो खेल के बारे में नकारात्मक है। ठीक है, यही तो मतलब हुआ, के अलावा मतलब को छोड़ करके 3 ऑप्शन खेल के बारे में पॉजिटिव होंगे बच्चों के संबंध में। शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं खेल के माध्यम से, सही है। इंद्रियों को उत्तेजित करता है, सही है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो होगा समय बिताने का सुखद तरीका है। ये मनोविज्ञान के हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से ये बात गलत है कि खेल हम इसलिए नहीं खेलते कि सिर्फ टाइम पास करें। खेल इसलिए खिलाया जाता है बच्चों को जिससे उनकी इंद्रियों में विकास हो, इंद्रियां उनकी विकसित हो, नए कौशल सीखें। ठीक है, और सामाजिकरण का भी विकास हो खेल के माध्यम से, अनुशासन का विकास हो, बच्चे अनुशासन में रहना सीखें, सहयोग की भावना सीखें, सिर्फ टाइम पास नहीं है। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो बच्चा कह देगा हाँ जानते हैं, या फिर नहीं जानते हैं। तो ये तो गंभीर रूप से सोचने वाला है नहीं। सही जवाब क्या है? तो बच्चे को अगर सही जवाब पता होगा तो बता देगा, ये भी गंभीर नहीं है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं विभिन्न तरीकों से? ये 2 में से आपको सबसे बेहतर क्या लग रहा है? क्या आप इसी तरह की, मान लिया कोई स्थिति आ गई तो बच्चा हो सकता है उस स्थिति के बारे में सोच पाए। यहाँ पे एक शब्द लिखा है विभिन्न तरीके। हमने आपको ट्रिकी वीडियो में भी बता रखा है कि विभिन्न मिल जाए शब्द, विविध मिल जाए, वैविध्यपूर्ण मिल जाए, चांसेस रहेंगे कि वो उसका सही उत्तर हो। और यहाँ पे लॉजिक भी है, कहा जा रहा है विभिन्न तरीकों से। तो यहाँ पे बच्चे को सोचना पड़ेगा कि कितने तरीके हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, बहुत सारे तरीके, जिससे हम गंभीर समस्या को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे बच्चा सोचेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। अब इसका तो उत्तर आप कर ही लेंगे। यहाँ पे पहले ही लाइन में लिखा है करके सीखना। बच्चा जब करके सीखेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, एक्टिव लर्निंग करेगा, सहयोग से सीखेगा, सबसे अच्छा तरीका, प्रोजेक्ट मेथड से सीखेगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं। ठीक है, बेहतर ऑप्शन है, सबसे अच्छा वर्णन पूछा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि बाकी ऑप्शन गलत है या बाकी तरीका गलत है सीखने का, लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि बच्चा करके सीखे और सहयोग से सीखे। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, तो ये बात होगी गलत। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये भी हो गया गलत। भगवान वाली बात हो गई कि जीवन सच्चा शिक्षक है, तो ये भी गलत हो गया। अब स्कूल शिक्षा को यथासंभव तक मतलब क्या जीवन पर्यंत आप स्कूल में ही पढ़ते रहेंगे, तो ये कम प्रभावशाली हो गया। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसका मतलब ये हुआ कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। मतलब ये हुआ कि स्कूल क्या है, सामाजिकरण के क्षेत्र में, मतलब सामाजिकरण में स्कूल द्वितीय स्थान पे आता है। पहले स्थान पे बच्चे का सामाजिकरण परिवार से होता है, फिर बच्चे का सामाजिकरण कहाँ से होता है? स्कूल से। तो स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी 2005
उसमें भी यही कहा जाता है कि बच्चे को जो ज्ञान दिया जाए वो प्राकृतिक जीवन से जोड़ करके दिया जाए। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर थर्ड क्यों सही होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। देखिए, पूछा जा रहा है कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, बता दें आपको कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, उनका सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। बता दें आपको 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मिलेगा आपको पहला ऑप्शन। ये भी वाइगोत्स्की से क्वेश्चन है। ZPD, जिसको हिंदी में लिखा गया है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। देखिए, ये अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ZPD क्या है, MKO क्या है और स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ ढांचा क्या है। हालांकि हमने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो ZPD होता है एक संदर्भ जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर सहयोग मिल जाता है तो बच्चा क्या करता है, कार्य स्वयं कर लेता है। एक ऐसा संदर्भ, उसी को हम कहते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या ZPD। ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे अगर सहयोग जो देता है उसको हम कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं तो हम आपके क्या हुए यहाँ पे MKO। ठीक है, अस्थायी जो मदद होती है कुछ समय के लिए वो होती है स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा या मचान भी आप कह सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या है, एक ऐसा संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, इसमें क्या होगा, स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे उभयलिंग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो बस आंसर आपके सामने है। उभयलिंगी व्यक्तित्व में क्या होगा, मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन। तो मीडिया जो है इसको छोड़ करके या फिर ट्यूशन को, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं मीडिया नहीं होगा भाई। मीडिया से तो हम लैंगिक भूमिकाओं को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, सामाजिकरण से भी, संस्कृति से, लेकिन ट्यूशन से नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ट्यूशन को छोड़ करके अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक है। आलोचना का मतलब होता है कि एक तरीके से दोष। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आई और जैसे कोई गवर्नमेंट आई तो उसका विपक्ष वाला क्या है, विरोध करता है कि ये योजना जो अच्छी नहीं है, इससे लाभ नहीं मिल रहा है या ये सरकार गलत कर रही, तो ये आलोचना की जाती है। अब आपको बताना है कि जो मानकीकृत टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं, उनकी आलोचना क्या है। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। बाकी के ऑप्शंस पढ़िए। भाषा को समझना मुश्किल तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 12 आपके सामने और आंसर करिए। बड़ी आबादी पर लागू बिल्कुल किया जा सकते हैं, जैसे आपका सीटेट है, लाखों लोग 20 लाख 17-18 लोग पेपर देते हैं, तो ये तो सही है। स्पष्ट तस्वीर भी, रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीटेट ने इसका आंसर दिया था कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए क्या है, पक्षपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि। तो यार बुद्धि को आप क्या बढ़ा सकते हैं। मान लिया आप किसी बच्चा कोई ऐसा है जो मंद बुद्धि का है, क्या इंजेक्शन लगा करके उसकी बुद्धि बढ़ाई जा सकती है? नहीं। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि सहायक होते हैं। बुद्धि कई प्रकार की होती है। आपने हावर्ड गार्डनर का एक सिद्धांत पढ़ा होगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना। बुद्धि कई प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, कई प्रकार की बुद्धि होती है। यहाँ पे वर्गीकरण भी किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, हम बुद्धि को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है,
यहाँ पे आपसे सही कथन पूछ रहा था। एकाधिक, एक से अधिक, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। एक से अधिक बुद्धि मतलब बुद्धि कई प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आकलन और मूल्यांकन, ठीक है, इससे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। मूल्यांकन क्या होता है? जैसे आप ओवरऑल आपने साल भर में जो कुछ पढ़ाया और उसका जो टेस्ट लेने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड, वो होता है मूल्यांकन। आकलन क्या होता है? जो आप टेस्ट लेते हैं, वो एक तरीके से आकलन के तरीके हैं। तो हम क्यों करते हैं ये सब? इसलिए करते हैं जिससे हमें पता चले कि बच्चों की प्रगति का स्तर क्या है और उपलब्धि स्तर क्या है। मतलब बच्चों ने कहाँ तक अध्ययन कर लिया है, क्या क्या अधिगम में सीख लिया है सिलेबस के हिसाब से, तो बच्चों की प्रगति क्या है और उपलब्धि स्तर क्या है, ये होगा यहाँ पे सही आंसर। बाकी के क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देखिए आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन, उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में देखिए सबसे बेहतर ऑप्शन आपको ढूंढना है जो डायरेक्ट उसी बात को कही जा रही हो, ठीक है, जो कि है आपका पहला ऑप्शन। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने पूछा जा रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। बताइए आंसर, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा था संबंधित नहीं है। हमने आपको क्या बताया था? सिर्फ परीक्षा पे या बच्चों को पास फेल करने पे बल नहीं देंगे, और वही यहाँ पे आपको मिल रहा है निगेटिव ऑप्शन। ये बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। ये बात बिल्कुल गलत है। जबकि सतत मूल्यांकन से क्या होता है? बच्चों की प्रगति का पता चलता है, उपलब्धि स्तर का भी पता चलता है, और कहाँ पे बच्चे को हम और अच्छे से हेल्प करके उसको और बेहतर सिखा सकते हैं, इसमें मदद करता है। यहाँ पे हम सिर्फ चिन्हित करने का काम नहीं करते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन से। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन मिला आपको क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर क्या मिलेगा? प्रतिभाशालिता। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण प्रतिभाशालिता हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाए, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दे, उनका उपयोग करना सिखाए या उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित। अब आपको देखिए यहाँ पे ट्रिक जो है आपको काम कर रही है। यहाँ पे बच्चों को हतोत्साहित किया जा रहा है, यहाँ पे वर्गीकृत किया जा रहा है। ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब क्या आपको बेहतर ऑप्शन ढूंढने में कोई कठिनाई हो रही है? नहीं हो रही। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि उनका उपयोग किया जा रहा है और उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दिया जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा भी ये कहती है कि बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए और बच्चों की बात को वैल्यू दी जाए, उनके महत्व दिया जाए क्लास में। तो जो ऐसे बच्चे जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं, उनको क्या है, सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पर? क्या उनको एक्स्ट्रा समय दिया जाए, अतिरिक्त समय दिया जाए, स्नेही होने के नाते पर अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों देंगे हम? मान लिया कोई बच्चा सृजनात्मक है, प्रतिभाशाली है, तो क्या करेंगे हम? उसको प्रेरित करेंगे, है ना। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है कि वो बच्चे और कैसे बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पे 18 के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपरोक्त नहीं है? देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर पहचान लेंगे। क्वेश्चन निगेटिव है, मतलब 3 ऑप्शन सकारात्मक होंगे, एक होगा जो होगा गलत। गलत ऑप्शन आपको अलग ही दिख रहा होगा, हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बेचैन होने पर उन्हें हम फटकार लगाएं। तो फटकार लगाना, डांटना, दंड देना, कठोर दंड देना, अनदेखा करना, इग्नोर करना, उपेक्षा करना, ये सब क्या है? गलत बात है। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ज़्यादा आपको
पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस ऑप्शन में। जैसे ही आपको प्रश्न मिल रहा है, ये आपको टाइम बचाएंगे ऐसे कुछ प्रश्न। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। अब अलग अलग सोच किनकी होगी, किस प्रकार के बच्चों की होगी? जो बच्चे विकलांग होंगे, हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकलांग बच्चों की सोच अलग अलग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, बेहतरीन ऑप्शन को देखना है। अगर आपने बालकों के प्रकार पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालकों की खास बात यही होती है कि वो कुछ अलग अलग, कुछ नया सोचने का प्रयास करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? इस पेपर में निगेटिव वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, है ना। तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। चर्चा करना तो सही है यहाँ पे, ठीक है। गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना सही है, हल करते समय अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो उससे आपको सीख रहे हैं। सोच विचार परीक्षण विभिन्न शब्दावली का प्रयोग करना सही है। पूछा क्या जा रहा था, समस्या हल करने के लिए इसका वर्णन नहीं करता। तो अभिसरण का मतलब क्या होता है? अभिसरण मतलब यहाँ पे अभिसारी चिंतन, अगर आपने पढ़ा होगा कि किसी भी समस्या के लिए एक ही केंद्र पे टिके रहना होता है अभिसारी या अभिसरण। एक से ज़्यादा विचारों पे जब हम चर्चा करते हैं, एक से अधिक, ठीक है, तो वो होता है अपसारी। यहाँ पे लिखा है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो अभिसरण उत्तरों से हमें कैसे समस्या का समाधान हो पाएगा? वो तो एक फिक्स आंसर निकल करके आएगा। तो ये जो है अच्छा वर्णन नहीं कर पाएगा ये वाला अभिसरण उत्तरों वाला प्रश्न। यहाँ पे अगर अपसारी वाले प्रश्न होते या ओपन एंडेड क्वेश्चन होते तो फिर उस पर हम जाते, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आपसे पूछ रहा था, वर्णन नहीं कर सकता। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। अलग से ही आपको दिख रहा होगा संवेग। संवेग क्या होते हैं? आश्चर्य, ठीक है, भूख, डर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डर, क्रोध, ये सब क्या होते हैं? संवेग होते हैं, ठीक है। उत्तेजना या भावों में जो उथल पुथल होती है, जैसे आप अचानक से रोड पे जा रहे हो, आपको शेर दिख जाए तो आप डर जाएंगे, ये क्या है? संवेग है, ठीक है। बाकी नहीं है यहाँ पे कोई संवेग। अगला प्रश्न देखिए, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। मतलब बच्चे को ये लगता है कि गाय भैंस से दूध नहीं आता, मशीन से दूध आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कर रहा है? मतलब बच्चा क्या सोचेगा उसको देख करके। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि वातावरण प्रदान नहीं करता? ठीक है, सीमित वैसे भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या है? सक्रिय निर्माता होते हैं, खोज आधारित अधिगम करते हैं। अब बच्चा गया है दूध लेने मशीन पे, तो उसको तो यही लगेगा ना, उसका एक अपना अनुभव है कि मशीन से हमें दूध मिलता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि गाय नहीं देखी। मान लिया गाय तो देखी होगी, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होगा कि गाय दूध भी देती है, वो एक अलग बात हुई। यहाँ पे जो कंडीशन दी है, ठीक है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा कर रहा है कि बच्चे का जो जवाब है, बच्चे ने ये कहा, ठीक है, बच्चे को क्या लगता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो बच्चे का ये जो विचार है ये उसके अपने खुद के अनुभव है, पर्सनल। पहला नहीं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में हर बार आएगा, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। कैसे आप कंडीशंस को वहाँ पे फेस करेंगे, आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कहा जा रहा है कि निर्धारित पाठ्य पुस्तक तो एक ही आप निर्धारित फिक्स उसी पे आप निर्धारित रहेंगे, उसके अलावा कहीं पे नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कोई और सोर्स नहीं लेंगे। तो ये हो गया कमजोर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे पाठ्यक्रम को पूरा करने पर बल दी जा रही है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ, मतलब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ अनुशासन बनाए ही रखना है, अच्छा शिक्षण नहीं होगा भूमिका। बच्चे प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को समस्या आएगी, वो नहीं होगा। सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। आराम पे मत जाइएगा। आराम का मतलब ये नहीं कि टीचर आराम करेगा सो जाएगा वहाँ पे, नहीं। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ
बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख पाएँ। बच्चे के मन में जो समस्या हो वो आराम से डिस्कस करके टीचर से अपने पूछ पाएँ। यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक जो बताया जा रहा है? जो भी आपको ना समझ में आए नीचे कमेंट करिएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे, मान लिया कोई प्रश्न अगर इसी में से आपको नहीं समझ में आया है, आप कमेंट करिएगा। जितने डाउट वाले क्वेश्चन होंगे उसका हम अलग से वीडियो बना करके आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, क्योंकि किसी शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्यचर्या में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूलन बना दिया जाता है कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित हों, डरे नहीं। इसीलिए यह ऑप्शन ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, ठीक है। शिक्षक की भूमिका तभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा प्रश्न पूछे और बच्चे के जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित समस्या का समाधान हो पाए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा के अंतर्गत क्या होगा? ऐसी कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो तथा सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, तो ये कम प्रभावशाली होगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस देखिए, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हो, बहुत बढ़िया है ना। खुली गतिविधि होंगी, ओपन एक्टिविटी होंगी, बाल साहित्य, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे बच्चे का जो है इंटरेस्ट बाल साहित्य में ज़्यादा रहेगा। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार, तो यहाँ पे सिर्फ सप्ताह में एक बार, ये कम प्रभावशाली हो गया। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित योजनाबद्ध अधिगम मौलिक, गलत नहीं है। सबसे बेहतर क्या है? कौन सी कक्षा? समृद्ध शिक्षा। तो समृद्ध शिक्षा वही होगी जहाँ पे खुली गतिविधि हो, ठीक है, खुली गतिविधि हो, बच्चे डरे नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे बाल साहित्य की भी बात कही जा रही है और यहाँ पे लिखा है दिन के किसी भी समय। यहाँ पे क्या लिखा था? सप्ताह में एक बार, तो ये गलत हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या है? जब बच्चे को आवश्यकता हो, जब बच्चे को पढ़ना हो, वो क्या करे? सेफ अलमारी में से बाल साहित्य को उठा करके पढ़ ले, ठीक है। अर्थात अधिगम के समय छात्र उचित प्रकार से उस समय सीखते हैं जब छात्रों को कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि वाला मौका मिले, ठीक है। इस प्रकार के स्थानों पर जब छात्र एक साथ इन गतिविधियों में सम्मिलित होंगे तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? और तेज हो जाएगी, सुगमता पूर्वक सीख पाएंगे, ठीक है। इसलिए बेहतर होगा कि खुली अलमारी हो, उसमें बाल साहित्य रखे हो, कोई बाउंडेशन ना हो कि सप्ताह में एक ही बार आप उसको निकाल पाएँ, ठीक है। इससे फिर क्या है? बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाएगा अगर साप्ताहिक वाला हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बिल्कुल, पाठ्य पुस्तक तो एक सामग्री में से एक है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता, तो एकरूपता तो नहीं हो पाती भाई। हर स्कूल की या हर स्टेट में अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं, अधिकार होते हैं शिक्षण के संदर्भ में। तो कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका सबसे बेहतर क्या है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं ये, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पाठ्यपुस्तक की भूमिका बीएड बीटीसी के दौरान। तो कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका क्या होती है? अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में काउंट किए जाते हैं, माने जाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सूचना प्रदान करने के लिए यानी पढ़ाने के लिए बच्चों को सबसे पहले देखिए आप सिलेबस लेने जाते हैं तो किताबें, कॉपी, ये सब होता है ना, तो एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे पाठ्यपुस्तकों में से रंगीन चित्र के माध्यम से सीखते हैं। जैसे फॉर एप्पल, तो उनको किताब से पढ़ाया जाता है कि ये देखो बेटा एप्पल बना है ना। तो इससे क्या है? तीव्र और प्रभावशाली अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 किससे प्रभावित है? इसकी जो मान्यता मिली है कहाँ से? रचनावाद से, ठीक है। इसकी समझ कहाँ से मिली? रचनावाद से। तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3। रचनावाद एक अवलोकन वैज्ञानिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि बच्चों का अधिगम किस प्रकार होगा, ठीक है। ये स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके अपने अनुभवों को प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ का सृजन कैसे करते हैं, कैसे ज्ञान अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन
सही होगा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, कैसे? वे अच्छी तरह से वर्दी पहन करके स्कूल आएँ तभी, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ठीक है, मतलब रेगुलर उनकी प्रेजेंट रह रही है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछना अपने आप में पॉजिटिव है। अगर बच्चा प्रश्न पूछता है इसका मतलब ये माना जाता है कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर है, एक्टिव है। वो कक्षा के अंदर छात्रों द्वारा शिक्षकों से विविध विषयों के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये प्रतीत होता है कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा है। तो ये अपने आप में पॉजिटिव ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, एक आपको क्वेश्चन परेशान किया होगा पियाजे वाला, हम समझ रहे हैं वो क्वेश्चन ही ऐसा है, उसके 2 ऑप्शन सही हो सकते थे जो हमने आपको तीसरा प्रश्न कराया था, ये वाला है ना। तो इसके लिए आप क्या करें, पियाजे की थ्योरी पढ़ लें, उनकी विशेषताओं, जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उनकी विशेषताओं को पढ़ लें, आप समझ जाएंगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे इस प्रश्न में। नियमित मूल्यांकन परीक्षा, यहाँ पे परीक्षा पे बल दिया जा रहा है, ठीक है। और अब देख लीजिए यहाँ पे एनसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है ये, यहाँ पे उदाहरणों चित्रों की बात कही जा रही, व्याख्या थोड़ा सा कम प्रभावशाली हो गया। सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री ठीक थी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, सबसे अधिक उपयुक्त। सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 29 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा और विनियमित और मॉनिटर करने के लिए चुप्पी साधना तो गलत हो जाएगा, शिक्षकों को निर्देश देना भी गलत हो जाएगा, रटकर वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पे कुछ वीडियो आ रहे होंगे, देखिए प्रीवियस ईयर के ही वीडियो आ रहे होंगे, उनको आप जब क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा, देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए। 30 में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रीवियस ईयर की सीरीज ऐसे ही आपको मिलती रहेगी, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। 2011 से 2020 तक जितने भी राज्यों की टेट परीक्षाएं हुई सभी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।